आज हम इस वीडियो में प्रेमचंद के एक उपन्यास निर्मला के बारे में बात करेंगे। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा 1928 में लिखा गया था। यह उपन्यास बेमेल विवाह की बात करता है कि किस प्रकार हमारे समाज में साधनों के अभाव में अर्थात गरीबी में लोग अपनी बेटी का विवाह एक बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ कर देते हैं और लड़की भी अपना भाग्य अपनी किस्मत समझकर सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। यह उपन्यास भी ऐसी एक महिला की एक मार्मिक कहानी है जिसकी शादी उससे दुगनी से भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ कर दी जाती है। इस उपन्यास में इसके पात्रों द्वारा ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस उपन्यास की कहानी ऐसे ऐसे मोड़ लेती है कि हमारे मन में एक ख्याल आए बिना रहता ही नहीं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने दहेज और बेमेल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को इतने बेहतरीन ढंग से दिखाया है कि जैसे लगता है कि सभी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घट रही हैं और हम बस बेबस होकर उन्हें देख रहे हैं। इस वीडियो में हम उपन्यास की स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके जो मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। यह एक नायिका प्रधान उपन्यास है और निर्मला इसकी नायिका है। उपन्यास के स्टार्टिंग में निर्मला एक 15 साल की सुंदर लड़की होती है जिसका विवाह एक अच्छे घर में तय हो जाता है। लेकिन जब शादी से जस्ट पहले निर्मला के पिता की मौत हो जाती है तो लड़के वाले दहेज के लोभ में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं। इसके बाद निर्मला की शादी अपने से दुगने से भी ज़्यादा उम्र के एक व्यक्ति तोताराम, जिसके कि 3 बच्चे होते हैं, उसके साथ हो जाती है। यहाँ पर निर्मला अपने साथ भी और अपने वैवाहिक जीवन के साथ भी न्याय नहीं कर पाती। एज गैप ज़्यादा होने के कारण वह तोताराम की रिस्पेक्ट तो करती है पर उसे पति के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाती। हालांकि निर्मला का तोताराम के तीनों बच्चों के प्रति पूरा स्नेह होता है और अपनी विधवा ननद रुक्मणी के साथ भी वह अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन निर्मला की लाइफ उस दिन पूरी तरह से बदल जाती है जब तोताराम को निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम के संबंधों को लेकर डाउट होता है। यहाँ से निर्मला का जीवन पतन की ओर जाता चला जाता है। बाद में निर्मला की एक बेटी भी होती है जिसका नाम आशा रखा जाता है। तोताराम के दोनों बड़े बेटों मनसाराम और जियाराम की डेथ के बाद निर्मला का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और वह काफ़ी इरिटेट रहने लगती है। साथ ही इस समय पैसे की भी तंगी हो जाती है। मनसाराम की डेथ के समय तोताराम और निर्मला की जान पहचान एक डॉक्टर से होती है, डॉक्टर सिन्हा, और बाद में डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा के साथ निर्मला की अच्छी दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर सिन्हा वही व्यक्ति होता है जिसने निर्मला के पिता की मौत के बाद दहेज के लोभ में निर्मला के साथ रिश्ता तोड़ दिया था। मनसाराम और जियाराम की डेथ के बाद निर्मला के व्यवहार से तंग आकर तोताराम का सबसे छोटा बेटा सियाराम एक साधु के साथ घर से चला जाता है और फिर उसे ढूंढने के लिए तोताराम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब घर में सिर्फ निर्मला, उसकी बेटी आशा और उसकी विधवा ननद रुक्मणी ही रह जाते हैं। निर्मला पर पहले ही दुखों की बाढ़ सी आई हुई थी कि अब उस पर गरीबी का बोझ भी आ पड़ता है। वह खाने के पैसों तक के लिए मोहताज हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही जीने के बाद उसके अंदर जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है और वह अपनी बेटी आशा को अपनी विधवा ननद रुक्मणी के पास छोड़कर इस दुनिया से विदा हो जाती है। मुझे यहाँ पर निर्मला के कैरेक्टर की 2 बातें ऐसे लगती हैं जिनके बारे में निर्मला ने अगर सोच समझकर फैसला लिया होता और ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई होती तो शायद हालात कुछ और होते और निर्मला की ज़िंदगी इतनी बुरी सिचुएशन में ना पहुंची होती। एक तो तब जब तोताराम को निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम के संबंधों को लेकर डाउट होता है, तब निर्मला को तोताराम से बात करनी चाहिए थी, उसे विश्वास दिलाना चाहिए था कि उन दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है, जबकि निर्मला ने चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझा। दूसरा तब जब डॉक्टर सिन्हा निर्मला को घर में अकेली पाकर उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। उस समय निर्मला थोड़ा समझदारी से काम लेकर वहाँ से ना भागकर उसी समय डॉक्टर सिन्हा को डांटते हुए कह सकती थी कि उसके साथ आगे से वो ऐसी कोई भी बात ना करें। नो डाउट कि वहाँ पर डॉक्टर सिन्हा की गलती थी, लेकिन निर्मला ने अगर थोड़ा मैच्योरिटी से काम लिया होता तो शायद डॉक्टर सिन्हा सुसाइड ना करते। तोताराम पेशे से एक वकील थे और हम उन्हें इस उपन्यास का नायक कह सकते हैं। जब निर्मला के साथ तोताराम की शादी हुई तब तोताराम की उम्र 35 साल थी और उनके 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम, और उनकी एक विधवा बहन रुक्मणी उनके साथ उनके घर में रहती थी। निर्मला से शादी के बाद तोताराम अलग अलग तरह से निर्मला को रिझाने की कोशिश करते हैं, कभी अपने झूठे बहादुरी भरे कारनामे सुनाकर, कभी टाइट कपड़े पहनकर, कभी शायरी सुनाकर, तो कभी अपनी झूठी तारीफ करके। लेकिन एज गैप ज़्यादा होने के कारण निर्मला चाहकर भी तोताराम को अपने पति का दर्जा नहीं दे पाती है। लेकिन तोताराम के लिए रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वह निर्मला और अपने बड़े बेटे मनसाराम को हंसते हुए बात करते हुए देखता है। ये दोनों हम उम्र होते हैं, इसलिए तोताराम का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तोताराम को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी हो, जिस दिन तोताराम के मन में ये फीलिंग आती है, उसे एक ख्याल आता है,
उसी दिन से उसके घर के विनाश के रास्ते खुल जाते हैं। इस शक के कारण तोताराम मनसाराम को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज देता है, लेकिन जिस दिन मनसाराम को पता चलता है कि उसे हॉस्टल क्यों भेजा गया है, वो उसी दिन बीमार हो जाता है और यह सब जानने के बाद उसकी जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती है और कुछ दिन के बाद मनसाराम की डेथ हो जाती है। मनसाराम की डेथ के कुछ दिन बाद तोताराम का दूसरा बेटा जियाराम भी सुसाइड कर लेता है। इसके कुछ समय बाद तोताराम का सबसे छोटा बेटा सियाराम निर्मला के व्यवहार से तंग आकर एक साधु के साथ घर छोड़कर चला जाता है। इस समय पर तोताराम को अपनी दूसरी शादी करने के फैसले पर पछतावा होता है और वह कुछ हद तक ब्लेम निर्मला पर भी डालता है। इस समय तोताराम की वकालत का काम भी बंद हो चुका था और उन्हें इन सब मुसीबतों के साथ साथ गरीबी की मार भी झेलनी पड़ती है। तोताराम जब निर्मला और उसके बड़े बेटे मनसाराम के संबंधों को लेकर डाउट करता है तब जरूर हमें उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मनसाराम की डेथ के बाद तोताराम पूरी तरह से हमारी दया का पात्र बन जाता है। दुर्भाग्य तोताराम के साथ खेलता रहता है और उसके हरे भरे लहलहाते बाग को उजाड़ता रहता है और तोताराम और हम बस बेबस होकर सब कुछ देखते रहते हैं। तोताराम का सबसे छोटा बेटा सियाराम जब एक साधु के साथ घर छोड़कर चला जाता है तब तोताराम भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर जिस दिन निर्मला की डेथ होती है और उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती हैं तब तोताराम उस समय घर लौटता है। मनसाराम तोताराम का सबसे बड़ा बेटा था और जब निर्मला और तोताराम की शादी होती है तब मनसाराम की उम्र 16 साल थी। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी काफ़ी अच्छा था। वह हर तरह से योग्य और एक संस्कारी लड़का था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मनसाराम एक हीरा लड़का था। मनसाराम निर्मला को इंग्लिश पढ़ाया करता था, लेकिन जब तोताराम को इसके बारे में पता चलता है और वह निर्मला और मनसाराम को हंसते हुए बात करते हुए देखता है तो तोताराम इन दोनों के संबंध पर डाउट करने लगता है और उस दिन के बाद से तोताराम का मनसाराम के प्रति बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है और वह उन्हें घर में ना रखकर उसे हॉस्टल में एडमिशन दिला देता है। लेकिन जिस दिन हॉस्टल में मनसाराम को ये रियलाइज़ होता है कि उसके पिता इस बात को लेकर उस पर संदेह कर रहे थे तो वह उसी दिन खाना पीना छोड़ देता है और वह बीमार हो जाता है। यहाँ पर मनसाराम के अंदर जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाती है। मनसाराम यह सहन नहीं कर पाता कि उसके कारण उसके पिता तोताराम उसकी मां निर्मला पर इस तरह के आरोप लगाएं और इसलिए वह मर जाना ही बेहतर समझता है। जब हॉस्पिटल में मनसाराम अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब निर्मला उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। निर्मला को देखते ही मनसाराम उसके पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है कि उसके कारण उन्हें कितने अपमान का सामना करना पड़ा। मनसाराम निर्मला से कहता है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म आपके गर्भ से हो। इसके बाद मनसाराम की डेथ हो जाती है। जियाराम तोताराम का दूसरा लड़का था और जब निर्मला और तोताराम की शादी हुई तब जियाराम की उम्र 12 साल थी। जब तक मनसाराम जिंदा था तब तक जियाराम बहुत अच्छे से रहता था और वह उसका आज्ञाकारी भी था, लेकिन मनसाराम की डेथ के बाद जियाराम पूरी तरह से बदल जाता है और वह बुरे लड़कों की संगत में पड़ जाता है और अपने पिता तोताराम से भी वह अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता तोताराम ने उसके बड़े भाई मनसाराम को मारा है। अपने बुरे दोस्तों की संगत के कारण जियाराम एक दिन निर्मला के सारे गहने चुरा लेता है। निर्मला को जियाराम पर थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन वह बोल नहीं पाती। लेकिन जब तोताराम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं और जियाराम को विश्वास हो जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा तो वह सुसाइड कर लेता है। सियाराम तोताराम का सबसे छोटा बेटा है और निर्मला और तोताराम की शादी के समय वह सिर्फ 7 साल का था। जब मनसाराम और जियाराम की डेथ हो जाती है तब सियाराम बिल्कुल ही अकेला महसूस करता है और इस समय पर वो अपनी माँ को बहुत याद करता है और वह रोते हुए अपनी माँ से शिकायत करता है कि वह उसे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ के चली गई। इस उपन्यास को पढ़ते टाइम जब हम सियाराम की दशा को देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस समय पर निर्मला का बिहेवियर भी सियाराम के प्रति बिल्कुल ही बदल जाता है और वो उसे पूरी तरह से नौकरों की तरह ट्रीट करती है। इसी सब के बीच सियाराम एक ढोंगी साधु के बहकावे में आ जाता है और वह ढोंगी साधु सियाराम को घर से भगा ले जाता है। रुक्मणी तोताराम की एक विधवा बहन होती है जो कि तोताराम के घर में ही रहती है और उसके बच्चों की देखभाल करती है। जब निर्मला और तोताराम की शादी हो जाती है तो शुरू में रुक्मणी का निर्मला के प्रति व्यवहार काफ़ी कठोर होता है और वह उसे बात बात पर टोकती रहती है। लेकिन जैसे जैसे निर्मला की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं वैसे रुक्मणी का निर्मला के प्रति व्यवहार नरम होता जाता है। अंत में जब घर में निर्मला, उसकी बेटी और रुक्मणी ही रह जाते हैं तब ये दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। मरते समय निर्मला अपनी बेटी को रुक्मणी के पास ही छोड़कर जाती है और कहती है, अगर आप जीती जागती रहो तो इसकी शादी अच्छे से करना। डॉक्टर सिन्हा वही व्यक्ति होते हैं जिनके साथ स्टार्टिंग में निर्मला का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन जब निर्मला के पिता की मौत हो जाती है तो ये लोग दहेज के लोभ में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं।
बाद में जब मनसाराम बीमार होता है तो डॉक्टर सिन्हा ही उसका इलाज करते हैं और यहाँ पर तोताराम और डॉक्टर सिन्हा के बीच जान पहचान बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर सिन्हा की पत्नी सुधा और निर्मला एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। फिर बातों बातों में एक दिन सुधा निर्मला से पूछती है कि उसकी शादी तोताराम के साथ कैसे हुई। यहाँ पर निर्मला अपनी पूरी स्टोरी बताती है। ऐसे में सुधा समझ जाती है कि उसके पति डॉक्टर सिन्हा ही वह व्यक्ति हैं जिसने उस समय पर निर्मला के साथ रिश्ता तोड़ा था। वह अपने पति डॉक्टर सिन्हा को यह सब बताती है, जिससे कि डॉक्टर सिन्हा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। बाद में डॉक्टर सिन्हा अपने छोटे भाई की शादी निर्मला की छोटी बहन के साथ करा देते हैं। डॉक्टर सिन्हा यहाँ पर मन ही मन निर्मला को काफ़ी पसंद करने लगे थे और एक दिन जब निर्मला उनके घर पर आती है और सुधा घर पर नहीं होती, तब वह निर्मला को अपने मन की बात बोल देते हैं। और जब सुधा को यह बात पता चलती है तब डॉक्टर सिन्हा सुसाइड कर लेते हैं। सुधा इस उपन्यास की एक ऐसी कैरेक्टर होती है जो ना कभी किसी का बुरा सोचती है और ना कभी किसी का बुरा करती है, लेकिन फिर भी उसके साथ लगातार बुरा ही होता चला जाता है। पहले उसकी एक नासमझी के कारण उसके बेटे की मौत हो जाती है और फिर उसके पति डॉक्टर सिन्हा आत्महत्या कर लेते हैं। उसकी एक तरह से नियरली परफेक्ट लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और इस बर्बादी में अगर किसी का मेन रोल होता है तो वह होती है निर्मला, चाहे वो बिना जाने समझे ही क्यों ना हो।